Students, today we will start the new topic, that is the geometrical optics. शॉर्ट में आप जियो बोल सकते हैं. It is geometrical optics. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानते हैं और उसमें सबसे पहले आता है प्लेन मिरर. इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम दो चीजों के ऊपर बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का टकरा के लौट के वापस सेम मीडियम में चले जाना या फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाना, दैट इज रिफ्रैक्शन. तो प्लेन मिरर के अंदर हम सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, पॉइंट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी दूरी पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है. ऑब्जेक्ट अगर s दूरी पे रख रखा है तो इमेज पीछे की तरफ वर्चुअल बनेगी और वो भी s दूरी पे ही बनेगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है, इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी जो है वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी. लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद रियल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, इस तरफ जा नहीं सकती प्लेन मिरर से, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी. और अगर मान लीजिए प्लेन मिरर के सामने हम इंसिडेंट लाइट रेस को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं कि ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आगे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी. लाइट रेस रियल में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इट इज द रियल इमेज. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है. तो प्लेन मिरर से कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती. रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज प्लेन मिरर से क्रिएट होती है. इट इज अबाउट द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के बाद आता है स्फेरिकल कर्व मिरर. तो स्फेरिकल कर्व मिरर में दो तरह के मिरर यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम. कॉनकेव मिरर, जिसमें पॉलिश सरफेस जो बाहर की तरफ से कॉन्वेक्स होता है, और दूसरी तरफ का मिरर अगर कॉनकेव साइड को पॉलिश कर दिया जाए तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसकी वैल्यू इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है. यहाँ पे इट इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2. अब इसके लिए यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये जो पोल होता है, इस पोल के राइट साइड में जो इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं वो साइड अगर प्लस ले लें तो लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी और इसमें जो है प्लस आएगी. अगर इंसिडेंट लाइट रेज डायरेक्शन में आ रही है तो ये साइड प्लस आएगी. तो इसका कर्वेचर राइट साइड में है, इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड में है. तो लेफ्ट साइड में कर्वेचर होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस रखी जाएगी. तो इसकी फोकल लेंथ प्लस आएगी और इसकी फोकल लेंथ माइनस आएगी. कर्व मिरर का जो पावर होता है वो इसकी फोकल लेंथ का इनवर्स होता है. पावर की यूनिट SI के अंदर डायप्टर होती है, लेकिन वो तब होती है जब यहाँ पे आप फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में पुट करें. तो कर्व मिरर के अंदर यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में पुट कर देंगे तो कर्व मिरर की आपको पावर डायप्टर के अंदर मिल जाएगी. कर्व मिरर की फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू रखेंगे तो आपको फोकल लेंथ और पावर मिल जाएगी. इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं होता है. इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी लोकेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है कर्व मिरर के अंदर वो ये वाला होता है. हालांकि ये फार्मूला कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्लेन मिरर के लिए भी यूज हो जाता है. प्लेन मिरर के लिए कर्वेचर की वैल्यू हम इन्फाइनाइट मांगेंगे, तो कर्वेचर की वैल्यू इन्फाइनाइट होते ही फोकल लेंथ इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाती है. तो v = -u हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज इधर बनेगी, या ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज उस तरफ बनेगी. इट इज अबाउट द कर्व मिरर. कर्व मिरर के अंदर यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इसकी इमेज जो है वो एक्सटेंडेड बनेगी. पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी. तो जो इमेज है वो ट्रांसफर्स कितना मैग्नीफाइड बन रही है उसकी जो वैल्यू होती है वो इस फार्मूले से ली जाती है. ये ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन कहलाता है. इसकी वैल्यू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है. हाइट ऑफ द इमेज और अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रेशो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन कहलाता है, जिसकी वैल्यू -v/u के बराबर होती है कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन के दौरान. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. तो लाइट जैसे एक मान लीजिए रेयर मीडियम है और ये मीडियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है प्लेन के, उसकी तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगी. तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड होगी.
इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ ये वाला होता है, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल होते हैं। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो एंगल बनाती है, ये आपके पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल होते हैं। अब यहाँ पे ये लाइट अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते टाइम, ये डेविएशन डेल भी हम निकाल सकते हैं। डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी I माइनस आर। ये डेविएशन हो गया लाइट का, अपने पास से इतना डेविएट हो गई लाइट रे। अगर मान लीजिए लाइट रे रेयर से डेंसर में नहीं जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो इस टाइम इंसिडेंट एंगल छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बड़ा होगा, क्योंकि ये मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है और दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, तो आर भी बढ़ेगा, आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते 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 एक ऐसा एंगल बना दें कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होके जाए तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट होके जाए, तो इस टाइम ये जो इंसिडेंट एंगल होएगा, ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। और स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, दैट इज म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू टी। ये कहलाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर आप एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली सी भी ज्यादा कर देंगे, ये आपके पास इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। इस बार इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो लाइट जो है TIR कर लेगी, वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और TIR पे काम करने वाली जो चीजें हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। मिराज रेगिस्तान में आपको देखने को मिलता होगा, तो मिराज रहा, लूमिंग भी कहते हैं। कभी कभार इमेज किसी ऑब्जेक्ट की आसमान में बढ़ जाती है, ऊपर का एयर डेंसर हो जाता है, नीचे का एयर मीडियम रेयर रहता है, तो उस कंडीशन में मिराज दिखता है। और अगर ऊपर का मीडियम रेयर हो जाए, नीचे का मीडियम डेंसर रहे, तो उस टाइम लूमिंग दिखता है। तो मिराज, लूमिंग, ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड का चमकना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड, डायमंड का चमकना भी जो है वो TIR का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन जो होता है। मान लीजिए एक कर्व सरफेस है और ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है और इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। इस तरफ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये वाला पार्ट जिस इमेजिनरी सरफेस का हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनेगी तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके पास नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइट रे ऐसे गई और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे यूं चली गई। इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए ही होती हैं, दूसरी लाइट रे ये वाली आ गई, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज बन गई। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इस जगह से पोल से डिस्टेंस मालूम है, तो ये इमेज कितनी दूर पोल से बनेगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, U और V की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सारी वैल्यू अगर आप रख देंगे, μ1 μ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U की वैल्यू साइन के साथ रख देंगे, तो आपको V यानी लोकेशन ऑफ इमेज मिल जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का ये जो फार्मूला आया है, इसी को अपन प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के दौरान भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो ये U और V के लिए रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये आपके पास कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है तो इमेज की स्पीड कितनी होगी ये मालूम करना है, तो आप टाइम की रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर du/dt की वैल्यू हमको मालूम है तो dv/dt यानी कि इमेज की स्पीड भी मालूम पड़ जाएगी। इसमें भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितनी हाइट की बनेगी, तो यहाँ पे भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अपन निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आपको यहाँ पे
μ2 अपॉन μ1 इंटू वी अपॉन यू। ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा u और v की फॉर्म में। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक रिजल्ट निकल के आ जाता है कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन के दौरान यहाँ पे। अब यहाँ पे कर्व मिरर से जब रिफ्लेक्शन होएगा तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इमेज की स्पीड, ये सब वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और कि ये कर्व सरफेस चाहे कॉनकेव हो चाहे कर्व सरफेस कॉन्वेक्स हो, अगर ये कर्व सरफेस इस टाइम कॉन्वेक्स के बजाय कॉनकेव होती तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आप माइनस में रखते। ये कॉन्वेक्स है तो यहां पे ये प्लस में रखेंगे। साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखिएगा। इसी कर्व सरफेस के साथ जो रिफ्लेक्शन होता है उसी आधार पर हमारे पास थिन लेंसेज की भी बात बनती है, चाहे वो थिन लेंसेज कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो चाहे वो थिन लेंसेज कॉनकेव हो। इनकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है। तो इन थिन लेंसेज के सामने अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दें, जैसे ये ऑब्जेक्ट रख दिया या इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इनसे रिफ्लेक्शन के बाद इमेजेस कहाँ पे बनेंगी उसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये लेंस का फार्मूला कहलाता है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन रख दो, फोकल लेंथ रख दो तो इमेज मिल जाएगी। यहाँ पे बस फर्क ये है कि मिरर के फार्मूले में, कर्व मिरर के फार्मूले यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आ जाता है। इसका जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है जिसे लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, उसकी वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 1 अपॉन फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू इसके मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये इसके मटेरियल, दोनों तरफ मैंने कंसिडर किया है कि एयर है, तो यहाँ पे एयर की रेस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ एयर ना होकर के कोई और मीडियम होगा तो उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे डिवीजन में आ जाएगा। म्यू बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम वो आ जाएगा और इसकी ये फोकल लेंथ मिल जाएगी। अभी ये फोकल लेंथ एयर के अंदर लिखी गई है किसी लेंस की, तो लेंस की फोकल लेंथ यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ रख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन रख दीजिए, इमेज की लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। लेंस की जो पावर होती है वो होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पे माइनस नहीं आता है, लेकिन फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है कि इसका मटेरियल कौन सा है लेंस का। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो भी मीडियम पे डिपेंड करेगी। पावर का फार्मूला जो है वो यहाँ पे रिजल्ट डायप्टर में आएगा अगर फोकल लेंथ को आपको मीटर में रखते हैं तो। अब अगर मान लीजिए थिन लेंसेज हमारे पास इस तरीके से हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं ये थिन लेंसेज, और इनकी आपको यहाँ पे पावर P1, P2, P3 मालूम है, तो इन तीनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से एक जो इक्विवेलेंट थिन लेंस बनेगा उसकी जो इक्विवेलेंट पावर होएगी वो इन इंडिविजुअल लेंस की पावर के सम के बराबर होगी। फोकल लेंथ अगर मालूम है इंडिविजुअल लेंस की एयर के अंदर, तो आप उनकी इंडिविजुअल की पावर एयर के अंदर मालूम कर देंगे, वो यहाँ पे रख देंगे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे निकल के आ जाएगी। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। उस कंडीशन में जो वो थिन हो और उनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम हो तो उनके कॉम्बिनेशन से एक जो नया लेंस आएगा उसकी इक्विवेलेंट पावर आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। लेंसेज के बाद जो चीज निकल के आती है वो आता है आपके पास प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट आते टाइम ट्रांसमिट हो जाती है। प्रिज्म का ये एंगल वर्टेक्स एंगल कहलाता है या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है। अब इस सरफेस पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ऐसे ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया, फिर लाइट ऐसे चली गई मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। अब लाइट जैसे कि यहाँ पे आई और यहाँ पे थोड़ी सी बैंड हो गई, ये इंसिडेंट एंगल था, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली गई, ये इमर्जेंट एंगल हो गया। तो लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ये लाइट ऐसे जा रही थी और फाइनली ये ऐसे जाने लग गई, ये नेट डेविएशन आ जाएगा इसके अंदर, ये अपने पास से इतना डेविएट हो गई लाइट। तो इसका जो डेविएशन होएगा लाइट का, वो डेविएशन जो निकल के आता है वो आता है आई प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल, ये डेविएशन निकल के आता है। अब ये अगर डेविएशन मिनिमम कंडीशन में होएगा प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के दौरान, तो मिनिमम डेविएशन के टाइम ये जो लाइट रे होएगी ये बिल्कुल बेस के
पैरेलली होकर के जाएगी। इस प्रिज्म के अंदर रहने वाली लाइट रे बिल्कुल बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये बिल्कुल बेस के पैरेलल हो जाएगी इस टाइम। यहां पे ये इंसिडेंट एंगल होएगा, ये इमर्जेंट एंगल होएगा, और मिनिमम डेविएशन के टाइम जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है वही इमर्जेंट एंगल की वैल्यू हो जाती है। इट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इस मिनिमम डेविएशन के दौरान जो रिलेशन होता है मिनिमम डेविएटेड एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रिज्म एंगल ए प्लस म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ये मेरे पास मिनिमम डेविएशन का केस आ गया। तो मिनिमम डेविएशन के दौरान इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल, इनके साथ इस तरह का रिलेशन रखेगा। दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग देम। तो ये जो थिक प्रिज्म है, इस थिक प्रिज्म से जिसका कि एंगल अच्छा खासा है प्रिज्म एंगल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल ए के साथ ये आएगा। नाउ अब यहां पे हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो मात्र एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। आई पीस बड़ा रहता है और इसका डायमीटर भी ज़्यादा रहता है। इसकी फोकल लेंथ एफ ही रहती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम रहती है। एफ ई की वैल्यू एफ ओ की तुलना में ज़्यादा होती है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम होती है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप की टोटल लेंथ या माइक्रोस्कोप के ट्यूब की लेंथ। इसके सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक डिस्टेंस पे रखा जाता है ताकि इसका साइज हमें बड़े से बड़ा दिखे। और बड़े से बड़ा साइज तभी दिखेगा जब फाइनल इमेज जो बने, यहां पे जो आंख रहेगी उस आंख से वो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। क्योंकि सबसे बड़ी चीज आंख को तभी नजर आती है जब वो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद जब इसकी इमेज बनेगी तो इमेज एक ऐसी जगह पे बने, यहां पे यूवी इतना आए, यू नोट ऐसे रखें ताकि वी नोट इतना आ जाए और वी नोट के मुकाबले यूवी की वैल्यू एक ऐसी आ जाए कि फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद जब बने तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। यहां पे फाइनल इमेज जो बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने। जस्ट अ सेकेंड। अब यहां पे मैं दो लाइट रे ले रहा हूं, पर लाइट रे तो कई सारी हो सकती हैं। तो एक लाइट रे मैं ये वाली ले लेता हूं। ये आंख पे सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के, और ये लाइट रेस आंख पे ऐसे आएंगी। पीछे एक्सटेंड करने पे ये अगर इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं तो एक ऐसी जगह पे इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएंगी जो कि फाइनली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होएगा, जो कि 25 सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। वो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है फाइनल इमेज। तो उस टाइम इमेज का साइज हमें सबसे बड़ा नजर आएगा। इस कंडीशन को लेकर के हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी इमेज तब बड़ी नजर आएगी जो आंख पे बड़े से बड़ा एंगल बनाती है, उसे कहते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां पे अपन फाइंड कर सकते हैं कि इस टाइम फाइनली आंख पे कितना एंगल बन रहा है, ये वाला फाइनल एंगल, और नेकेड आइज से आंख पे कितना एंगल बनता है, ये वाला फाइनल एंगल कितना है, और नेकेड आइज के कारण आंख पे कितना एंगल बनता है जब हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को आंख पे देखते हैं। तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आंख से किसी चीज को देखते हैं तो उस टाइम आंख पे जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल, और इस टाइम जो फाइनल एंगल बन रहा है तो इनका जो रेशियो होता है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है।
इन दो कंडीशन में हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। एक तो कंडीशन ये भी हो सकती है जब आई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड हो, यानी कि जो फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद बने तो ये इनफाइनाइट पे बने, तो उस टाइम आईज रिलैक्स्ड रहेंगी, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है। और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनेगी तो उस टाइम एंगुलर मैग्निफिकेशन ऐसे बताया जाता है। इस टाइम इमेज सबसे बड़ी नजर आएगी। माइक्रोस्कोप के अंदर हमेशा आई पीस का डायमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की तुलना की में ज्यादा होता है। इसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जस्ट माइक्रोस्कोप को अपन रिवर्स कर दें, आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस बना दें और ऑब्जेक्टिव लेंस को हम आई पीस बना दें। ये मेरे पास आई पीस हो गया, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव हो गया। अब माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के काम में आता है और टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के काम में आता है, बहुत दूर दराज की चीजों को देखने के काम में आता है। तो बहुत दूर से जब लाइट रेज आएंगी तो टेलीस्कोप पे वो लगभग एक दूसरे के पैरेलल आएंगी और उतना ही एंगल इस टेलीस्कोप पे बनता हुआ मानेंगे जितना कि हमारी नेकेड आइज पे बनता है। और ये पैरेलल लाइट रेज आकर के कन्वर्ज होंगी, वो इसकी फोकल लेंथ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। दे विल कन्वर्ज एट इट्स फोकस, ये यहां पे फोकल लेंथ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। यहां से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जब यहां पे आंख पे आएंगी, मैं दो लाइट रेज ले लेता हूं यहां पे, ये यहां पे आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो गई। अब हमें यहां पे जो इमेज है फाइनल इमेज, उसको अगर रिलैक्स देखना हो तो हम ये चाहेंगे कि फाइनल इमेज जो बने वो इनफाइनाइट पे बने, तो यानी कि यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाए, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो जाएगा। उस टाइम इस आंख पे बनने वाला है ये एंगल बीटा की वैल्यू हमको मालूम पड़ जाए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा के बराबर हो जाएगी। और उस टाइम ट्यूब की जो लेंथ है वो हमारे पास हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई, ये ट्यूब की लेंथ हो जाएगी। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे नजर आए, यानी कि उस टाइम हमें बड़े से बड़ी इमेज नजर आए, तो आंख पे सबसे ज्यादा एंगल बनेगा और वो पॉसिबल होएगा जब आंख के ऊपर आने वाली लाइट रेज यहां पे जब रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को कन्वर्ज करती हुई अपीयर होंगी तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी यहां पे। तो उस टाइम हमारे पास u की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस यूई और v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस टी। और इस टाइम ट्यूब की जो लंबाई होगी वो एफ नॉट प्लस यूई के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगी। ये ट्यूब की लेंथ हो जाएगी। और इस टाइम जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा तो यही, मगर ये जो कंडीशन होगी ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज को देखने की कंडीशन होगी। थैंक यू वेरी मच। अब इस थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन इस थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मिरर फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है वो अभी अपन ने डिस्कस किया था, यही होता है। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर। तो ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला यही होता है। इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है TIR is possible when the light ray travel from denser medium to rare medium. Yes, this is also true statement. Next is, if lenses are in contact with each other with the same principal axis, then equivalent power of the combination. Yes, जो equivalent power होती है वो यही होती है combination की. This is also true. Focal length of the curved mirror if radius of curvature is r. तो कर्व मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है। पावर ऑफ कर्व मिरर इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज f। तो कर्व मिरर की पावर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन आता है। लेंसेज के अंदर माइनस नहीं आता है, बताया था। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, तो लेंस का केस होएगा तो उसकी पावर ये हो जाएगी। मिरर के अंदर आगे माइनस साइन आता है।
In case of minimum deviation of light ray during refraction through equilateral prism, this ray remains parallel to base. Yes, उस केस में जो रे होती है वो बेस के बिल्कुल पैरेलल जाती है। ये हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था। उसमें लाइट रे इस तरीके से रिफ्रैक्शन के दौरान बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, इस बेस के बिल्कुल पैरेलल जाती है लाइट रे। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया था TIR पे वर्क करते हैं। लूमिंग, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड का ब्रिलियंस होना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट क्रिएट फाइनल इमेज। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो वो इनफाइनाइट पे इमेज क्रिएट करता है, इनफाइनाइट पे इमेज जब क्रिएट होती है तो उस टाइम आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स रहती हैं, उससे कहते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।